अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि नस्ट एनईटी 1 की सीरीज जो है 2026 एडमिशन के लिए वो कंटिन्यू है और आज उसका तीसरा दिन था। 24 नवंबर को आज डे 3 के तमाम पेपर जो है वो हो चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो सेकंड ईयर फिजिक्स में से जिस तरह के एमसीक्यूज आ रहे हैं, डे 1 के, डे 2 के, डे 3 के, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। इससे पहले डे 1 में मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज करवाए थे। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि हर चैप्टर में से इन तमाम डेज में जो एमसीक्यूज आ रहे हैं वो आपको करवाता जाऊंगा। तो आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स मेक श्योर करना है कि मेरी एक मैथ की प्ले लिस्ट है जिसके अंदर मैंने 10,000 प्लस एमसीक्यूज नस्ट के करवाए हुए हैं। तो वो लाजमी आप लोगों ने देखनी है। इन तमाम वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इसी वीडियो के, और आप लोगों को एंड स्क्रीन भी लगी हुई नजर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट एमसीक्यूज। हमारे पास एग्जामिनर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज द हाईएस्ट एनर्जी। तो मेरा बेटा, आप लोगों ने अब जो चीज़ याद रखनी है वो विब गियर, इसको आप लोग याद रखेंगे। 7 कलर्स होते हैं सनलाइट में। अब वी से मुराद वायलेट, आई से मुराद इंडिगो, बी से मुराद ब्लू, जी से मुराद ग्रीन, वाई से मुराद येलो, ओ से मुराद ऑरेंज और आर से मुराद रेड। अब इधर अगर आप लोग राइट साइड पे जाएंगे तो आप लोगों के पास वेव लेंथ इंक्रीज होती है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। और इधर को आप जाएंगे तो आप लोगों के पास एनर्जी इंक्रीज होती है। तो अब उसने क्या पूछा था कि हाईएस्ट एनर्जी किसकी है, तो अब आप खुद ही देख लें कि हाईएस्ट एनर्जी हमारे पास किसकी होगी डियर स्टूडेंट। तो वो हमारे पास वायलेट कलर की होगी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने लेक्चर एंड पे एंड तक देखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें अब हमें एग्जामिनर कह रहा है कि इम्पीडेंस इन आर एल सी सीरीज सर्किट। तो मेरे बेटा, जो इम्पीडेंस का फार्मूला होता है ना, आर एल सी, ठीक है, आर एल सी सीरीज सर्किट के अंदर वो हमारे पास होता है, इम्पीडेंस जी से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास होता है आर स्क्र प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्र। ठीक है, तो ये हमारे पास इम्पीडेंस का फार्मूला होता है। अब इसमें मेरे बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि जो हमारे पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, एक्सएल को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टर की ये रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, और जो हमारे पास कैपेसिटर की रेजिस्टेंस होती है ना मेरे बेटा, उसको हम कहते हैं एक्स सी, और इसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इनका बिहेवियर आपस में अपोजिट होता है। ठीक है, इनका बिहेवियर आपस में क्या होता है, अपोजिट होता है। यानी जो एक्स सी है, ठीक है, और एक्स एल है, एक्स सी मेरा बेटा जो है ये फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और जो एक्स एल है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो एक खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर आकर एक्स एल और एक्स सी की वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाती हैं। जब ये इक्वल होंगे तो ये कट जाएंगे, और जो आप लोगों की इंपीडेंस है वो सिंपल रेजिस्टेंस की इक्वल आ जाएगी। ये काम होता है रेजोनेंस के ऊपर। ऐसी फ्रीक्वेंसी सोर्स की, एसी सोर्स की ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, तो वहां पर ये कैंसिल हो जाएंगे, रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, करंट मैक्सिमम होगा, और इंपीडेंस आर की इक्वल हो जाएगी। एक्स एल माइनस एक्स सी ये जीरो हो जाएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, और आर अंडर रूट का स्केयर जब हम करेंगे, आर स्केयर अंडर रूट करेंगे तो जी इक्वल टू आर। तो ये भारल ये ए वाला काम होगा रेजोनेंस के ऊपर। मगर यहाँ पर उसने सिंपल पूछी है कि इंपीडेंस आर एल सी सीरीज सर्किट की क्या होती है, तो वो मेरा बेटा हमारे पास बीटा जो है वो इसका राइट आंसर है। आगे मेरा बेटा वो हमें कहता है कि आर एल सी सर्किट जो है ये, इसको कहाँ से मतलब एक्साइट किया जाता है, कहाँ से ये काम करता है। तो ये बेटा अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स इसके साथ लगा होता है। उसके बाद ये आगे हमारे पास आ जाता है कि इंपीडेंस ऑफ अ सर्किट इज कैलकुलेटेड। तो इंपीडेंस के बेटा दो फार्मूलाज हैं, एक तो मैंने आर एल सी सीरीज आर एल सी सीरीज सर्किट की बताई, और दूसरा है जिस तरह होता है ना वी इक्वल टू आई आर ओहम्स लॉ में, इसी तरह आर क्या हो जाएगा, वी बाई आई। तो इसी रेजिस्टेंस को हम इंपीडेंस कहते हैं। ठीक है, और जो वोल्टेज होता है अल्टरनेटिंग करंट का वो वी आर एम एस होता है, और जो करंट होती है वो भी आई आर एम एस होती है। जो भी आप लोगों को वोल्ट मीटर या एम मीटर रीडिंग देगा ना अल्टरनेटिंग करंट की, तो वो आर एम एस वैल्यू होती है, रूट मीन स्केयर वैल्यू। तो यूं अगर आप देखेंगे तो आप लोगों के पास अल्फा जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। इसी तरह मेरे बेटा आगे हमारे पास वो पूछता है पावर फैक्टर आरएलसी सर्किट का क्या होता है। तो पावर फैक्टर मेरे बेटा आप लोगों ने याद रखना है, cos थीटा होता है। ठीक है, ये पावर फैक्टर होता है। तो अब वो पूछ रहा है आप लोगों से पावर फैक्टर ऑफ आरएलसी सर्किट एट रेजोनेंस। रेजोनेंस के ऊपर मेरा बेटा वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इंपीडेंस जो होती है ना आरएलसी सर्किट की एट रेजोनेंस, वो प्योरली रेजिस्टिव होती है। ठीक है, अगर आपको अभी मैंने ऊपर बताया था, अगर आप उसको रिकॉल करें, मैंने आपको ऊपर वाला क्या चीज़ अभी बताई थी, ये देखें कि रेजोनेंस के ऊपर एक्स एल और एक्स सी आपस में इक्वल होती हैं, तो ये कट जाएंगी, तो जो इंपीडेंस है वो आर की इक्वल होगी। अब जो बेटा हमारे पास प्योरली रेजिस्टिव सर्किट ये बन गया है,
तो जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है ना मेरा बेटा, रेजिस्टेंस के, अगर आप लोगों ने एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है एसी सोर्स के साथ, ठीक है, तो उसके अंदर मेरा बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि जो करंट और वोल्टेज होते हैं ना वो इन फेज होते हैं। ठीक है, आई एंड वी क्या होते हैं, और इन फेज। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये जो पावर फैक्टर में थीटा होता है ना, ये वी और आई के दरमियान का एंगल होता है। ये किसके दरमियान का एंगल होता है, वी और आई के दरमियान का। तो आप चाहो कि हमारे पास यहाँ पे cos थीटा, ये रेजोनेंस के ऊपर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है, उसमें आई और वी इन फेज होते हैं। जब दो चीजें इन फेज होती हैं तो वहां पे एंगल 0 डिग्री होता है। तो अब पावर फैक्टर मेरे पास क्या था, पावर फैक्टर मेरे पास था बेटा, फार्मूला मैंने क्या लिखा था, cos थीटा। ठीक है, तो अब चूंकि ये मेरे पास इन फेज है तो ये cos 0 डिग्री हो जाएगा, और cos 0 हमें पता है 1 होता है। ठीक हो गया जी, यूं इसका 1 आंसर आएगा। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आया हुआ था डे 2 में भी, डे 3 में भी आया हुआ था। आगे वो कहता है एक्सरेज हैव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन। तो मेरा बेटा एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसकी इन तमाम से ग्रेटर होती है, एक्सरेज की जो एनर्जी होती है या जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे ग्रेटर होती है। तो ऑल ऑफ दी, माइक्रोवेव से भी, अल्ट्रा वायलेट से भी, और वेव लेंथ इसकी सबसे कम होती है। आगे वो कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मेरा बेटा नेगेटिव चार्जेस की वजह से भी प्रोड्यूस होती हैं और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करता है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा करता है। और ये हमारे पास इसका है, अब इसको आप लोगों ने नोट रखना है। तो यहाँ पे इसका बोथ ए एंड बी हमारे पास राइट आंसर आएगा। ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोगों ने अच्छे से करना। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें ना, यहाँ पे थोड़ी आपने करेक्शन कर लेनी है। ये P इक्वल टू ये वाला है, ठीक है, P इक्वल टू IRMS और VRMS। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये वाला जो रिलेशन है P इक्वल टू वी है, ये किधर एप्लीकेबल होता है। तो बेटा ये AC के ऊपर भी होता है और DC के ऊपर भी होता है, दोनों के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो इसलिए बोथ हमारे पास आ जाएगा, बोथ A एंड B और दी राइट आंसर। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आगे बेटा अब हम मूव करते हैं। पावर फैक्टर हमसे वो पूछ रहा है कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर पावर फैक्टर क्या होता है। मेरे बेटा याद रखें, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पावर फैक्टर हमारे पास होता है, पावर फैक्टर का फार्मूला होता है cos थीटा, और थीटा हमारे पास एंगल होता है between, थीटा इज द एंगल between V एंड I। ठीक है, अब आप देखो कैपेसिटिव सर्किट है ना, AC सोर्स के साथ जब कैपेसिटर लगा होगा तो कैपेसिटर C से शुरू होता है ना, तो इसमें करंट लीड करता है वोल्टेज को। कौन लीड करता है, करंट लीड करता है वोल्टेज को, कितना करता है, बाय 90 डिग्री, बाय 90 डिग्री। ठीक है, यानी करंट और वोल्टेज के दरमियान कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का। तो वही थीटा जब आप इधर पुट करेंगे तो cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 0। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में हमारे पास जो पावर फैक्टर है मेरा बेटा वो क्या होता है, 0। ठीक है, इसको आप लोगों ने नोट रखना है। अच्छा, अब आगे बेटा वो हमें कहता है कि सिंपल ऑसिलेटिंग सर्किट जो होता है वो किस पे कंसिस्ट होता है। जिस तरह ये रेडियो सेट भी होते हैं, तो याद रखें जो सिंपल ऑसिलेटिंग सर्किट होता है ना बेटा, वो इंडक्टर और कैपेसिटर के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसको LC सर्किट भी कहते हैं, जिस तरह रेडियो की मैंने आपको एग्जांपल दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है वेव लेंथ ऑफ एक्सरेज इज ऑफ द ऑर्डर आर। वेव लेंथ एक्सरेज की कितनी होती है, तो ये मेरे बेटा आप लोगों ने थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन कर लेनी है। ये 10⁻⁻10, ठीक है, मीटर होती है। ये हमारे पास वेव लेंथ ऑफ एक्सरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि वो वाला प्रोसेस जिसमें हम लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते हैं तो इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ मेरा बेटा मैच करना, उसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन। जिस तरह अब साउंड वेव होती है उसको हम रेडियो वेव्स के साथ क्या करते हैं, मिक्सिंग उसकी करते हैं। ठीक है, रेडियो वेव्स क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है, तो साउंड वेव्स की स्पीड कम होती है। तो ठीक है, इस वजह से फिर हम ये हमारे पास आगे उसको ट्रैवल फास्टर करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा आप लोगों ने बड़ा केयरफुली समझना है। इसमें अब बेटा अगर आप इस क्वेश्चन में अब आप देखते हैं ना, इंडक्टर हमारे पास कितनी है, 1 हेनरी की। ठीक है, तो इंडक्टेंस हमारे पास कितनी है, 1 हेनरी की। वोल्टेज हमारे पास कितना है, 220 वोल्ट। उसके बाद बेटा फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्स है। और पीक वैल्यू ऑफ करंट हमने आई निकालना है। ठीक है, इंडक्टर है। तो आप बताएं जी कैसे होगा ये ओम्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है ना, V = IR। और इंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंडक्टर की रेजिस्टेंस को कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। ठीक है, तो यहां से मैं V/I कर देता हूँ इक्वल टू XL। और इंडक्टिव रिएक्टेंस मेरे बेटा अगर आप लोग नोट करें ना, तो ये XL जो है ये इक्वल होती है 2πfL के। ठीक है, ये फार्मूला याद रखें, यानी इसका फ्रिक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है।
तो अब अगर मैं इधर लिखता हूँ v ओवर आई और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा 2 पाई एफ एल। तो सिंपल वैल्यूज प्लग इन करके आप लोगों ने आई निकाल लेना। आई को अगर मैं सेपरेट करता हूँ तो आई मेरा बेटा मेरे पास आ जाएगा v ओवर 2 पाई एफ एल के। अब बस इसमें वैल्यूज प्लग इन कर लें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी मैं अगर इधर आपको करके देता हूँ तो ये क्या था, v कितना था हमारे पास 220। ठीक है, 2 पाई का मतलब होता है 6.28, मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है 50, और ये कितना हर्ट। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे ना मेरा बेटा, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा ये तकरीबन 0.7 एम्पेयर आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा 0.7 एम्पेयर। तो ये आप अगर देखेंगे तो हमारे पास इधर ये राइट आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि एसी जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है पाकिस्तान में वो कितनी है, तो वो होती है कि हमारे पास 50, ठीक है, हर्ट्स होती है साइकिल पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा वो कहता है कि वी हमारे पास कितना गिवन है, वी 10 sin ओमेगा टी, और आई कितना गिवन है 20 sin ओमेगा टी। तो इम्पीडेंस हमने निकालनी है। तो ये देखें जी मेरा बेटा हमारे पास कैसे होगा, पीक वैल्यू अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ना, वी इक्वल टू v0 sin ओमेगा टी ये होता है। ठीक है, तो v0 मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, 10 वोल्ट। और इसी तरह अगर मैं करंट की इक्वेशन आपको गिवन क्या है, आई इक्वल टू 20 sin ओमेगा टी, और अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ आई इक्वल टू आई नॉट से sin ओमेगा टी, तो यहां से मेरा बच्चा आई नॉट कितना आ जाएगा हमारे पास 20। ठीक है, तो पीक वैल्यू आ गई। अब आप देखो वी आर एम एस का क्या फार्मूला होता था, वो होता था v0/2 अंडर रूट। ठीक है, इसी तरह आई आर एम एस का क्या होता था, वो हमारे पास क्या होता था I0/2 अंडर रूट। ठीक है, तो यहां से अब आप लोगों ने निकाल लेना है वी आर एम एस और आई आर एम एस, और इम्पीडेंस क्या होगा हमारे पास जी, V/RMS/I/RMS। तो यहां से आप लोगों ने कैलकुलेशंस कर लेनी है। ठीक है, तो ये आप लोगों का जब सॉल्व करेंगे तो तकरीबन 0.5 ओम के इसके राउंड अबाउट आंसर आएगा। तरीका मैंने बता दिया है, आप लोगों ने इम्पीडेंस का निकाल लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ये वाला देखें कैसे होगा। रिएक्टेंस वो पूछ रहा है बेटा इंडक्टर की, तो अगर आप देखें ना तो एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल होता है, और ये इक्वल होता है 2 पाई एफ, ओमेगा 2 पाई एफ होता है और साथ एल। ठीक है, तो एक्स एल ओमेगा एल ये हमारे पास होती है इंडक्टर की रेजिस्टेंस, उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, एट रेजोनेंस द आर एल सी सर्किट बिहेव। रेजोनेंस के ऊपर आर एल सी सर्किट, अब आपको मैंने बताया था ना फार्मूला क्या था, आर स्केयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्केयर ऊपर अंडर रूट था, ये इंपीडेंस थी। तो रेजोनेंस के ऊपर एक्स एल और एक्स सी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल कैंसिल कर देंगे, तो इंपीडेंस आर की इक्वल आएगी। ठीक है, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट हमारे पास बन जाएगा ये। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आप देखें, पावर फैक्टर हमारे पास एसी सर्किट का क्या होता है, तो वो cos थीटा होता है पावर फैक्टर। ठीक है मेरा बेटा, आगे अब अगर आप देखते हैं तो वो कहता है एंगल मेड बाय द कॉइल ऑफ एन एसी जनरेटेड एट टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता है, इधर जी होता है, यहाँ पे t/2 हो जाएगा, फिर टी, ठीक है टी, ये 3t/4, इस तरह करके हमारे पास पूरा होता है। तो यहाँ से अब अगर आप देखें ना तो वो 3t/4 पे आपसे पूछ रहा है ना, ठीक है कितना होगा, तो यहाँ यानी मतलब टाइम के आप ना हिस्से कर दें चार। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा t/2। तो इस तरह करके आप इसको देखेंगे तो 3t/4 इस जगह पे कहीं पे आएगा, और यहाँ इस जगह पे आएगा। ठीक है, जो ये टाइम है ना 3t/4। ठीक है, इधर इसका हाफ करेंगे तो ये t/4 आएगा। तो यहाँ पे आप एंगल आप खुद देख लें नीचे, यहाँ पे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, और 270 को हम क्या कह सकते हैं, 3 पाई/2। ठीक है, 3 पाई/2 ये हम कह सकते हैं। ठीक है मेरा बच्चा, तो यहाँ से पाई की वैल्यू आप देखें ना कितनी होती है 180, और 2 पे डिवाइड कर लें 90, तो ये वही आ जाएगी 270 डिग्री। यहाँ तक हो गया क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद अब इसमें देखें क्या होगा, रेजिस्टेंस आर एल सी सीरीज सर्किट। ठीक है, इसकी क्या होती है रेजोनेंस, तो वो ये इसी के इक्वल होगा। मतलब रेजिस्टेंस इस आर सी एल सीरीज सर्किट की रेजोनेंस में, मैंने बताया था ना कि एक्स एल और एक्स सी आपस में कट जाते हैं, तो पीछे से इम्पीडेंस जो है वो आर की इक्वल बचेगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में अब अगर आप देखते हैं ना तो इसमें वो बता रहा है पावर ऑफ आर सी एल सर्किट जो है रेजोनेंस पे वो कितनी होती है। रेजोनेंस पे ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है। रेजिस्टेंस के अंदर वी एंड आई जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास इन फेज, मतलब इनके दरमियान एंगल कितना होता है 0 डिग्री। तो यहां से अब अगर आप देखेंगे ना तो cos 0 डिग्री कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो पावर फैक्टर हमारे पास पावर कितनी हो जाएगी इसकी 1। तो 1 को अब हम क्या कहते हैं बताएं जी मुझे जरा, 1 को अब हम क्या कहते हैं। ठीक है, इन फेज पावर फैक्टर 1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1, और 1 को हम मैक्सिमम भी कहते हैं। ठीक है मेरे बेटा। अच्छा जी, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप चेक करें,
इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज तो इन फेज होते हैं, ये हमें पता है। वोल्टेज इज जी करंट इन आरसी सर्किट। तो आरसी सर्किट में आप देखें ना, रेजिस्टेंस के अंदर वी एंड आई क्या होते हैं, इन फेज। ठीक है, यहां पर तो बात खत्म होगी। मगर जो कैपेसिटर होता है ना, इसका नाम सी से शुरू हो रहा है, तो इसमें करंट लीड करती है वोल्टेज को, करंट लीड करती है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो करंट अगर वोल्टेज को लीड करती है तो इसका मतलब जो वोल्टेज होगा वो क्या करेगा, लैग करेगा। ये अब आपको क्लियर हो गया कि वोल्टेज क्या करेगा हमारे पास, लैग करेगा। ठीक है, इसमें अब कोई भी वो परेशानी वाली बात नहीं। तो ये मेरा बेटा आज आप लोगों को ना मैंने अल्टरनेटिंग करंट के एमसीक्यूज बताए हैं, अल्टरनेटिंग करंट के, जो आप लोगों के आए हैं ना अभी डे 1 डे 2 डे 3 में। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि नस्ट NET 2 की प्रिपरेशन के लिए ना हमारा बड़ा कंप्रीहेंसिव बैच अभी स्टार्ट होने जा रहा है। 28 नवंबर इसमें इनरोलमेंट की लास्ट डेट है। ठीक है, जो 28 नवंबर से पहले पहले आप लोगों ने हमारे बैच का हिस्सा बन जाना है। अब डियर स्टूडेंट्स, आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम नस्ट NET 1 से पहले पहले ना सिर्फ कोर्स कंप्लीट करते हैं, बल्कि हमारी रिवीजन क्लासेस भी होती हैं और साथ हमारा टेस्ट सेशन भी लिया जाता है। यही वजह है कि हर NETs के अंदर हमारे बच्चे टॉप करते हैं। तो अभी डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हम NET 2 के लिए एक न्यू बैच अभी हमारा स्टार्ट हुआ है 2-3 दिन पहले, और 28 नवंबर इसमें एनरोलमेंट की लास्ट डेट है। आप लोगों ने लाजमी तौर पर इस बैच का हिस्सा बनना है अगर आप लोग नस्ट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। इस बैच के अंदर सिर्फ आप लोगों की NET 2 की तैयारी नहीं होगी, बल्कि इसके साथ साथ जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं, यूईटी के फर्स्ट एडमिशन टेस्ट के लिए आपको तैयार कर दिया जाएगा। प्यास यूनिवर्सिटी का जो पहला राउंड होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा, IBA का पहला राउंड क्लियर हो जाएगा, NED का पहला राउंड क्लियर हो जाएगा। NTS जो हर साल हो रहे होते हैं, हर महीने NTS नेट के टेस्ट हो रहे होते हैं, उसमें हमारे बच्चे 90+ में जा रहे होते हैं, वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कॉम सेट्स या यूटी के स्प्रिंग एडमिशन देने हैं तो वो भी आप लोगों का फुल क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी अब जो मैंने आप लोगों को आज MCQs करवाए हैं, डे 1 में मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा MCQs करवाए थे, ठीक है, फिजिक्स के। और इसी तरह मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को डे 1 डे 2 डे 3 अभी NET 1 2026 में जितने MCQs आ रहे हैं मैं चैप्टर वाइज आपको करवाऊंगा। तो ये सारे MCQs एज इट इज आपको बाकी चैनल पे भी एज इट इज कॉपी होते नजर आएंगे जिस तरह। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये बाकी सारे हमारे कॉपी पेस्ट वर्जन है, आप लोगों ने हमेशा ओरिजिनल वर्जन के पास आना है। पास एजुकेशन सिस्टम वो वाहिद इंस्टीट्यूट है जो आप लोगों को रेलेवेंट तैयारी करवा रहा होता है, बाकी ये जितने भी हैं ये हमारी चीजें कॉपी करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को टॉपिक वाइज पास पेपर्स के क्वेश्चंस हमने करवाने स्टार्ट किए थे। इसके बाद आप लोगों को जो ये डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग, वन टाइम इनरोलमेंट, ये सारे पास एजुकेशन के मॉडल हैं। आप लोगों को बाकी सारे इसके कॉपी पेस्ट वर्जन आएंगे। अभी अब आप देखें ना, ये MCQs आप लोगों से डे 1 में मैंने करवाए थे, तो बच्चे मुझे बता रहे होते हैं कि सर फलां भी बिल्कुल एज इट इज इसी नंबरिंग के साथ करवाए जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि हमेशा आप लोगों ने ओरिजिनल वर्जन के पास आना है। ये बाकी सारे पास एजुकेशन सिस्टम के कॉपी पेस्ट वर्जन है, इधर से ही इन्होंने डाटा कॉपी करना है और आप लोगों को करवाना है। तो पास एजुकेशन सिस्टम के पास अगर आप लोग आएंगे तो आपको रेलेवेंट तैयारी मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डेली बेसिस पे डियर स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस होती हैं 7 PM से 11 PM तक, और पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी इसमें आपको पढ़ाती है। डेली लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को अवेलेबल होती है। उसके बाद अगर आप फॉर एग्जांपल एक चैप्टर आपका कंप्लीट होता है ना, तो उसका आप लोगों को टेस्ट मिलता है प्लस वर्कशीट मिलती है, फिर उनकी साथ आप लोगों को सॉल्यूशंस भी मिलते हैं और उनकी आप लोगों को साथ साथ रिकॉर्डिंग भी मिलती है। आने वाले दिनों में अभी आप देखेंगे आप लोगों को हमारे बैचेस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स मिलने जा रहे हैं, और ये सारा कुछ आपको वन टाइम। और हमारी फीस कोई 9-10 हज़ार नहीं है, 7000। और अभी हमारी कोशिश होगी कि हम इससे भी कम फीस पे आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, इसके ऊपर भी अभी हम वर्किंग कर रहे हैं। तो आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे रेलेवेंट मटेरियल मिलेगा, रेलेवेंट चीज़ें मिलेंगी, बाकी सारी हमारी ही चीज़ें आपको कॉपी। अभी मैं आपको अब फिजिक्स की मिसाल दे रहा हूँ, जो आप लोगों को मैंने डे 1 में MCQs करवाए हैं वो सारे आपको एज इट इज़ कॉपी होते नजर आएंगे। फिर इसी तरह अब आने अभी आज मैंने आपको अल्टरनेटिंग करंट के करवाए हैं, तो कुछ दिनों में आपको ये भी सारे एज इट इज़ थोड़े थोड़े डेली बेसिस पे कॉपी होते नजर आएंगे। तो पास एजुकेशन सिस्टम जो मैं आपको चीज़ समझाता हूँ आप लोगों को, यही वजह है कि हर साल हर टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में 90% सीट्स पासियन अचीव कर रहे होते हैं। अब वो चाहे नस्ट यूनिवर्सिटी हो, चाहे फास्ट यूनिवर्सिटी हो, चाहे PU हो, चाहे UET हो, कॉमसेट्स हो, जो भी यूनिवर्सिटी है, हर टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में हमारी क्यों टॉप पोजीशंस आती हैं, हर टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में क्यों पासियन सेलेक्ट होते हैं, उसकी रीज़न ये है कि आपको डाटा रेलेवेंट
रेलेवेंट प्रोवाइड किया जाता है। आप लोगों को जो तैयारी करवाई जाती है वो रेलेवेंट करवाई जाती है। हमारे टीचर्स को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होनी है कि बच्चों को इर्द गिर्द चीज़ों में नहीं डालना, उनको डायरेक्ट रेलेवेंट चीज़ें करवानी है। यही वजह है कि हमारे बच्चे हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टॉप करते हैं और टॉप पोजीशन लेते हैं। तो ये जो न्यू बैच है ना मेरा बेटा, इसको लाजमी ज्वाइन कर लेना है। 28 नवंबर के बाद आप लोगों को इनरोलमेंट नहीं मिलेगी इस बैच के अंदर, और इसके अंदर आप लोगों को पहले पहले टेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के क्लियर करवा दिए जाएंगे। जिन बच्चों ने यूईटी में जाना है तो फर्स्ट एडमिशन टेस्ट इंशाल्लाह मार्च से पहले आपकी फुल तैयारी होगी, रिवीजन भी होगी, टेस्ट सेशन भी लिया जा चुका होगा। जिन्होंने एनईटी 2 करना उनका एनईटी 2 से पहले सिलेबस भी कंप्लीट होगा, रिवीजन भी होगी, टेस्ट सेशन भी लिया जाएगा। इसी तरह मेरा बेटा आप लोगों को प्यास का राउंड वन जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं तमाम की प्रिपरेशन एक ही बैच में मिलेगी। अब बैच में कैसे इन होना है, आप लोगों ने इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304 0 666 000 पे व्हाट्सएप करना है और हमारे बैच का हिस्सा बन जाना है। इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों ने अपनी व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर आप लोगों ने कांटेक्ट करना है, बैच की डिटेल्स लेनी है और पूरी कोशिश करें कि आज कल में बैच का हिस्सा बन जाए। इंशाल्लाह एनईटी 2 से पहले पहले आप लोगों को फुल तैयार करवाया जाएगा और टॉपर्स लेवल पे आपकी तैयारी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।